जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल जितने भी हैं उनको हम टेबल में रख लेंगे और दोनों लेवल्स के ऊपर हमने वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है सेफ्टी स्टॉक की जितने भी लेवल्स होंगे, और फिर एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है जितने भी लेवल्स होंगे। टेक्निकल कैलकुलेशन सिर्फ यही है, ये भी इतनी टेक्निकल नहीं है, ये भी सिंपल ही है, लेकिन बस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटीज आ रही होंगी। ये नहीं होगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, बल्कि वो यूँ लिखा हुआ होगा कि आपकी यूजेज जो है वो 1000 यूनिट्स की होगी, इसके चांसेस हैं 30%। आपकी 1200 यूजेज होगी लीड टाइम में, इसके चांसेस हैं 50%। आपकी 1500 होगी, इसके चांसेस हैं 20%। जैसे प्रोबेबिलिटी गिवन होती है तो आपने बस क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करके एक फिगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेनी होती है, जैसे इंट्रो में आप करके आए होंगे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना आपने सीखा होगा, ठीक है। बहरहाल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ये पिक्चर तो नहीं लेनी किसी ने, ये तो लेने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नीचे टेबल आ तो गया, सारी कहानी नीचे आ गई, अब फिर इसको क्यों 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 अच्छा जी चलें। अच्छा जी, अब देखें ज़रा अगला सवाल, क्या नाम है? नाइजेरिया क्या है? नाइजेरिया, युगांडा नहीं है, वेस्ट इंडीज़ है, न्यूजीलैंड है। आज न्यूजीलैंड वाले बेचारे भी पता नहीं क्या हो गया उनको, उन्होंने अफगानी लड़े ने, सानू अमरीकी। अफगानिस्तान मुझे तो लगता है फाइनली जीत जाए अगर इस तरह खेलती रहे। बस ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी प्रोफेशनल टीम है जालिम, जो मर्जी जितनी मर्जी फॉर्म में हो उन्होंने आगे जीती जाना होता है। पता नहीं क्या है यार वो लोग। साउंड तो छाड़ ही दो वो यार, वो बहुत प्रोफेशनल है। मतलब आप कुछ भी कर लो, कहीं पे भी किसी को भी कितना भी प्रेशर है, उन्होंने कहीं पे किसी मुल्क में खेल रहे हैं, किसी कंडीशन में खेल रहे हैं, उन्होंने जितना है तो उन्होंने जीत जाना है। पता नहीं कौन लोग हैं, कौन? सरफराज भाई, थोड़ा सा और, मिसबा भाई, हाँ। चलें जी ज़रा सवाल पढ़ें। सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल्स वुड फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर एनएल। एवरेज डिमांड जो है वही हमारा रीऑर्डर लेवल हो, समझ आए सवाल कैसे होगा, या 1600 किलो हो। अब सवाल का डाटा पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है जी, एनएल इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स। इट परचेजेज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स सिल्वर फ्रॉम अ लोकल सप्लायर इन बैचेज ऑफ 3000 kgs यूजिंग ईओक्यू मॉडल। यानी कि ईओक्यू मॉडल जो है वो, ये ऑर्डर क्वांटिटी है, ये क्या है? अच्छा, अब अगर ऑर्डर क्वांटिटी 3000 है और 1600 किलो एवरेज डिमांड है, चलो देखते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट कहीं पे गिवन होगी। एनएल रिसीव डिलीवरी इन 2 वीक्स ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। व्हाट इज दिस? लीड टाइम, ठीक है, ये क्या है हमारा लीड टाइम। बिलो आर द डिटेल्स रिलेटेड टू सिल्वर्स डिमांड। अच्छा, अब डिमांड जो है वो उसने सीधे अल्फाज में नहीं बताई। कहता है 1000 किलो डिमांड होगी, इसके चांस हैं 35%। 1500 किलो डिमांड होगी, इसके चांस हैं 45। 2000 होगी, इसके चांस हैं जी, यूजेज ही है, डिमांड है बेसिकली, यूजेज डिमांड एक ही बात है, डिफरेंट चांसेस उसने बताए। और जी 1000 केजी इस्तेमाल हो जाएंगे, 35% चांस है इसका, इस तरह से दिया। 1500 केजी इस्तेमाल होंगे, इसका चांस 45% है, और 2000 इसका बहुत कम चांस है, 20% चांस इसका कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटीज आ गई, ठीक है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सिल्वर इज 25 पर केजी एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 10 पर केजी। तो ये होल्डिंग कॉस्ट है। अब बोलो, होल्डिंग कॉस्ट, वेरिएबल होल्डिंग कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट VHC पर यूनिट पर केजी है, ठीक है, पर यूनिट ही हो गया, और एनुअल लिखा हुआ है तो पर एनम है, वही आपकी मर्जी की चीज़ मिल गई, ठीक है। और ₹10 पर केजी ये क्या है? स्टॉक आउट कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट ही गिवन है, ओके।
जिसको हमने स्टॉक आउट कॉस्ट कहा था, पर केजी ऊपर केजी चल रहा है ना, तो स्टॉक आउट कॉस्ट ये गिवन है। सारा कुछ तो सवाल में गिवन है, मेरे ख्याल में तो बस प्रैक्टिस है। 2022 में आया सवाल, दूर की बात नहीं है, और 8 नंबर का सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब अपना हम जो है वो टेबल बनाते हैं। एनएल ऑपरेट्स, चलो एनएल ऑपरेट्स फॉर 40, तुसी भी कुछ पढ़ लिया करो, 48 वीक्स ईच ईयर। अब ये हर साल में 48 वीक ये है जो है वो काम चलाते हैं। अब यहाँ पर जो लीड टाइम है वो 2 हफ्ते का आ रहा है, इसका मतलब चलो देखते हैं। फिलहाल तो मुझे ज़रा टेबल बना लेने दो। फिलहाल सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल, एक रीऑर्डर लेवल वो है जो उसने कहा है, और एक एवरेज डिमांड का। अच्छा, एवरेज डिमांड कैसे निकलेगी? कैलकुलेटर वैसे तो वर्किंग में करवाता हूँ। 1000 इंटू 35% जमा 1500 इंटू 45% जमा 2000 इंटू 20%, सिंपल। ये क्या आएगी आपकी एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। तो बहरहाल हमें दो चीज़ें, दो कॉलम्स बनाने हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। एक सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल होगा एवरेज डिमांड वाला, और दूसरा सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल है 1600 किलोज वाला, ठीक है। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, कितने सवाल कर लिए आपने? स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 1 NL जी। सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल, खुली डुली वर्किंग करते हैं, खुली डुली वर्किंग कर लेंगे आप। इधर मुझे वर्किंग 1 वर्किंग 2 चाहिए। तो जी क्या है जी सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल? एक तो वो कह रहा है 1600 केजीज में, और दूसरा हमें अभी निकालना है, वो अभी वर्किंग 1 में मैं निकाल देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात क्या क्या चाहिए मुझे? एनुअल, बोलो। अपना टेबल तो याद रख लेना, उसके बाद इंशाल्लाह जो चीज़ें आ जाएंगी उसके नंबर तो मिल जाएंगे। क्या ख्याल है? एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ये निकालने के लिए मुझे सेफ्टी स्टॉक पहले चाहिए। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। अब वो मैंने इसीलिए वर्किंग 1 लिख दिया था कि आज से पहले, कल वाले फॉर्मूला में तो एवरेज कंजम्पशन अलग से गिवन होती थी, एवरेज लीड टाइम होता था तो मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ पे सिर्फ वो वाला काम सादा चलना नहीं है, तो इसलिए एक वर्किंग लिखनी थी आगे, तो मैंने ये लफ्ज लिख दिया, यूजेज एवरेज लेनी है। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल आपका जो भी है, जो भी रीऑर्डर लेवल है, उसमें से आप एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज रीड टाइम को, यानी एवरेज यूजेज को माइनस कर दें तो आपका सेफ्टी स्टॉक बचता है। तो वो फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो इसको अलग से वर्किंग में कर लेंगे, सिंपल सी वर्किंग होगी। तो रीऑर्डर लेवल में से क्या माइनस करेंगे जी? क्या माइनस करेंगे? एवरेज, लेस लिखूं ऐसे, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। अच्छा, अब ये जो है ना बहुत सिंपल वर्किंग है, लेकिन जो मैंने अभी अभी आपको बताई भी है, लेकिन बहरहाल इसको अलग ही करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में करते हैं। ये वर्किंग नंबर 1 से मुझे मिलेगा, अभी यहाँ वर्किंग 1 करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आगे ना, चल भाई, क्वेश्चन मार्क है ना, गुंजाइश थोड़ी सी, बात की गुंजाइश नहीं बची। ओहो यार, ये क्या किया, खुला डुला कर लिया काम जी। 1600 केजीज वो कह रहे हैं, या एक और अभी हम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, जब ये लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स में आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल भी होगा हमारा यूनिट्स में, ठीक है। एवरेज यूजेज भी हमारा होगा यूनिट्स में, और सेफ्टी स्टॉक जो निकलेगा यूनिट्स में ही निकलेगा, ठीक है। ये हमारा टेबल बन रहा है, सेम बनेगा। 3 लेवल भी दे देता तो मसला कोई नहीं था, 4 भी देता तो यही काम चलना था, ठीक है। वो अलग बात है कि एक सवाल इस तरह से नहीं हो पाया हमारा, बाकी सारे सवाल हो जाते हैं, वो देखेंगे जब कभी उसको भी जी। तो सेफ्टी स्टॉक इन यूनिट्स आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पर? होल्डिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल होल्डिंग, क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई लिखें यहाँ,
मल्टीप्लाई वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है, ये रुपीस के अंदर आ जाएगी, और एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी जो निकालने चले थे ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ठीक है जी, यहां से हमारे पास वो ए निकल आएगा, ए जिसको फिर हमने ऐड करना है बाद में बी के साथ, तो जाके हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी जिसमें हम डिसाइड करेंगे कौन सी कॉस्ट। सिद्धि हो जा जी जी बेटा, तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकल आएगी यहां से। उसके बाद अगला काम क्या करना है, बस ये टेबल बन जाए, 5 मिनट का सवाल है जी। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, इसमें हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स चाहिए। ये छोटी सी वर्किंग होगी, इसी पे थोड़ा सा टाइम लगना है जो लगना है। एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, यूनिट्स ही होने ज़ाहिर है, उधर लिखा भी हुआ है लेकिन चलो यूनिट्स होंगे ये। और ये मैं निकालूंगा वर्किंग नंबर 2, ये मैंने आपको सिखानी है। जब एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकल आएंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, वो यहीं पे निकल आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, और साथ ही यहां पर मल्टीप्लाई कर देना इसको कंट्रीब्यूशन लॉस से स्टॉक आउट कॉस्ट लिखें, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट लिख लेना, स्टॉक आउट कॉस्ट, चलो तुम्हारी भी मान लेते हैं, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये भी रुपीस के अंदर आएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 3 चीजें, दिस इंटू दिस होकर आपके पास आ जाएगा स्टॉक आउट कॉस्ट का टोटल। ठीक है जी, ये एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी आपकी रुपीस में। क्या है जी, ये एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। और अगला क्या होगा जी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और वो हम कर लेंगे रुपीस के अंदर ही आएगा A प्लस बी। तो यही काम मैंने करवाया आपको भी, A प्लस बी, लेकिन देखो ये दोबारा करवाया, इस तरह से ज़रा याद भी हो गया आपको। ठीक है, और अब इसमें डाटा पुट करना सीख लेते हैं। वर्किंग सिर्फ ये वाली थोड़ी सी सीखने वाली है। ठीक है, A B और A प्लस बी। अब ये जिस लेवल पे ये सारी कॉस्ट मिल मिलाकर कम से कम होंगी वो हम सजेस्ट कर देंगे रीऑर्डर लेवल। ठीक है, ओके चल जी। अभी फिलहाल वो कह रहा था कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं, वो कहता है हम हम कौन सा लेवल फॉलो कर रहे हैं, EOQ। चलो उसको तो छोड़ो, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट सवाल में मिसिंग है, वो कहीं से मुझे ढूंढ दो। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में सबसे पहले हम एवरेज यूजेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज यूजेज, एनुअल एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम निकल आएगा, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि लीड टाइम की डिमांड इतनी है, यानी 2 वीक्स लीड टाइम है ना। अगर मैं एवरेज यूजेज निकाल लूँ तो इसका मतलब मेरे 2 वीक्स की रिक्वायरमेंट उतनी है, तो फिर साल की रिक्वायरमेंट उससे निकल सकती है। बात समझ नहीं आई तो अभी समझ आ जाएगी। वर्किंग नंबर 1 मैंने क्या निकालना है जी, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। अब ये देखो क्या है जी, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। तो देखो हम कह रहे हैं जी लीड टाइम में 1000 यूनिट्स की डिमांड होगी, यूजेज डिमांड, इसके चांस हैं 35%, 30। 1500 यूनिट्स की डिमांड होगी लीड टाइम के 2 हफ्तों में, इसके चांसेस हैं 40। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी जैसे 1500 इंटू 45%। और लीड टाइम के 2 हफ्तों में 2000 की डिमांड आएगी, इसके चांसेस हैं 20%।
तो 2000 इंटू, अब ये प्रोबेबिलिटी थी ना, अब इनमें से तो कोई भी नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सिंपल इस तरह से निकाला करते हैं। कितना लीड टाइम में कितनी यूजेज होगी बताओ? 1425 केजीज, ठीक है जी। अब ये 1425 केजीज 2 हफ्तों के अंदर हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है, एवरेज डिमांड है। सिंपल एवरेज क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी साथ जोड़ दी थी। आज से पहले ये किस तरह से होता, वो यूं कहता जी मैक्सिमम, मिसाल को कहता मैक्सिमम 1200 मिनिमम 1000, तो हम कहते हैं जी अच्छा मैक्सिमम जमा मिनिमम बटा 2 एवरेज यूजेज। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि अगर वो प्रोबेबिलिटीज बता दे, प्रोबेबिलिटीज निकाल ले, ये नोट्स में जाके भी दिखाया था आपको कि एवरेज कैसे निकालना है आपने, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। कहाँ गया ये? इफ एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम इज नॉट गिवन, देन एवरेज इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। इफ प्रोबेबिलिटी इज असाइंड टू एनी फैक्टर, डिमांड के साथ, लीड टाइम के साथ, अभी मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, या स्टॉक आउट के साथ, देन एवरेज इज कैलकुलेटेड एज सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स। 1000 यूनिट्स की डिमांड आएगी, प्रोबेबिलिटी है 35%। 1500 आएगी, प्रोबेबिलिटी है 45। 2000 आएगी, प्रोबेबिलिटी है 20। इनका सिग्मा, इनका टोटल, ये क्या है हमारी एवरेज डिमांड, ये यहां पे लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब अगर 1425 किलो आप कह रहे हैं, कौन सवाल था? 1425 किलो अगर आप फरमा रहे हैं कि हमारी एवरेज डिमांड है 2 हफ्तों की, क्या ख्याल है? लीड टाइम 2 हफ्तों का है ना, तो 2 हफ्तों में ड्यूरिंग लीड टाइम ये डिमांड है, तो लीड टाइम क्या है? 2 हफ्ते। तो अगर ये 1425 किलोज 2 हफ्तों की कॉस्ट है, तो पूरे 2 हफ्तों की रिक्वायरमेंट है, तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट यहां से निकल सकती है। तो मैं यहां से निकालूंगा क्या चीज, वर्किंग, अब वहां 2 किया हुआ है, चलो इसको मैं 3 कह देता हूँ, माजरत जरा 3 पहले आ गई, ठीक है। तो क्या निकालने जा रहा हूं जी मैं, मुझे क्या चाहिए इस वक्त? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, APR, और पूरा कौन लिखे? आगे तो देखो 1425 किलोस ये 2 वीक्स का है, तो मैं जब 2 वीक से डिवाइड करूंगा तो पर वीक आ गया मेरे पास 1425 केजीज। अगर 2 वीक का एवरेज यूजेज है तो डिवाइड बाय 2 वीक्स करोगे तो पर वीक हो जाएगा। अब ये तो हो गया पर वीक। अब कितने वीक्स हमारे साल में? 48 है बेटा, ये सवाल ने बोला, मैंने नहीं बोला। एनुअल ऑपरेट्स फॉर 48 वीक्स ईच ईयर। खुद ही आपने मुझे आखिरी लाइन पढ़ाई थी, वरना मैंने भी 52 ही लिखना था जी। क्या आता है आंसर? बस इसका आंसर आ गया। चलो ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं जी? बेटा वो बस छुट्टियां करते होंगे बीच में, काम, छुट्टियां भी तो होती हैं, छुट्टियां भी तो होती हैं। तुम लोग भी तो जा रहे हो 6 दिन की छुट्टियों पे छोड़ के मुझे। आप लोग ना जाते तो ना जाता। ईद के 2 दिन निकाल लो, चलो ईद तो मनानी है ना, बड़ा दिहाड़ा खुदा दा, उसके बाद आ जाओ अगले दिन, तीसरे दिन से आ जाओ जी। 34 केजीज, ये क्या आ गया हमारे पास? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। चलो अब जी नेक्स्ट अब क्या चाहिए जी? अब मेरे ख्याल में तो काम शुरू कर दें जी। अगर आपके पास अब एनुअल डिमांड भी आ गई है और आपको सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल भी मिल गया है, तो मेरे ख्याल में तो काम चल सकता है। शुरू करें ज़रा। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, सबसे पहले तो रीऑर्डर लेवल बताओ, यहाँ पे कितना होगा? 1425 केजीज। ये आपने कहाँ से निकाला है? ये नई वर्किंग नंबर 3, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा सॉरी, ये वर्किंग 1 से निकाला, ठीक है जी, वर्किंग 1 डन जी। अच्छा अब रीऑर्डर लेवल क्या है जी? ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहां दोबारा लिख लेते हैं, 1425 और यहां पर 1600। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, ये 1425 ही तो है। तो अगर आपका एवरेज यूजेज 1425 केजीज है लीड टाइम में, और वही आप रीऑर्डर लेवल रखते हैं, तो इसका मतलब आप कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे। ये बात समझ आ रही है? और ये 175 यूनिट सेफ्टी स्टॉक में रखे हुए हैं आपने। हो सकता है सर्टन हो, फिर भी स्टॉक आउट तो हो सकता है ना, सर्टन ना हो तो रिस्क ले रहे होते हैं, ठीक है। वन और अदर, गाहक ना आए तो यार ऐसे ही हम रखें, किराया पड़ता रहेगा, आएगा तो देखी जाएगी, कोई नहीं, अल्लाह मालिक का खैर है। अब ये होता है स्टॉक आउट हो जाते हैं, फिर होंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
अब अगली बात, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर केजी पर एनम 25 रुपए गिवन है, 25 रुपए ये सवाल में गिवन है बच्चों, 25 और 25। तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट आ गई होल्डिंग की, और यहाँ पर 18 फिर कितों आया 43 लो जी। यानी अगर आप स्टॉक सेफ्टी स्टॉक होल्ड नहीं करते तो होल्डिंग कॉस्ट तो नहीं पड़ रही, लेकिन अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो होल्डिंग कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन अब ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे तो स्टॉक आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं मे भी हो तब भी जाएं स्टॉक आउट, लेकिन उसके चांसेस ज़रा कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टॉक आउट की अपनी कॉस्ट है। तो अब अगली बात देखते हैं, नेक्स्ट है जी अगली चीज़ हमने क्या निकालनी है जी, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, ठीक है। इधर देखो ज़रा, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहता हूं सिर्फ एक फिगर रह गई है, सिर्फ वो निकालनी रह जाए, बाकी तो निकाल लें। जैसे स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट सवाल में गिवन है कितनी, देखो सबसे एंड पे गिवन है, सबसे एंड पे ये 10 रुपये, ये तो लिखो 10 रुपये, ये 10 रुपये लूज होते हैं अगर गाहक चला जाए। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये भी आप निकल सकते हैं। हम एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट निकाल चुके हैं जी, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट कितनी निकली है 34,200 kg, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय हम ईओक्यू पे चलते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑर्डर साइज है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, जब कितने यूनिट्स, अब डाटा में आ गया ना पूरा, ठीक है ना। अब पिछले सवाल में आप पूछ रहे थे रीऑर्डर लेवल क्या है, चलते चलते जब 1400 पे आए तो नया ऑर्डर प्लेस कर दो। ऑर्डर का साइज क्या है, ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, वो 3000 kg, वो क्या है 3000 kg। तो यहां पर हमने डिवाइड किया 3000 kg से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए। रीऑर्डर लेवल ऑर्डर साइज से क्या ताल्लुक, रीऑर्डर लेवल क्या है, कम होते होते जब 1400 पे पहुंचे 3000 का ऑर्डर नया कर दो, कम होते होते या फिर कम होते होते 1600 पे पहुंचे तो फिर 3000 का ऑर्डर कर दो। ऑर्डर साइज क्या रहना है 3000 ही, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कितने रहने हैं, एग्जैक्ट 11, 4 है तो फिर राउंड डाउन कर लो, चलो कोई बात नहीं, दोनों तरफ सेम ही होना है ना, ठीक है। आप 11.4 ही कर लो, मैं तो कहता हूं लड़ाई मुकाओ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं जी 11 पॉइंट, यहां जो भी होगा ना बेटा ये सेम होगा ना, ठीक है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। वैसे सही कह रहे हैं आप, 11 होना चाहिए, भाई कहते हैं 12 होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट कम रह जाएगी तो फिर ज्यादा भी आ जाएगा। तो बहरहाल आप 12 भी रखोगे तो दोनों तरफ रखोगे ना तो सेम हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब ले दे के रह क्या गया, सिर्फ ये वाली फिगर, यानी अभी तक पूरे सवाल में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज है जो आपको तंग करे सिवाय इसके कि जो आपके ये यूनिट्स रह गए, ठीक है। अब इसको सुकून से समझना है, खुला टाइम है, नया सवाल तो मैंने कराना नहीं है, ठीक है। ये तो आपके जाना है होमवर्क में, और ये आप फिलहाल रहने देंगे, ये फिर मैं खुद करवाऊंगा ईदों बाद नहीं रिवीजन क्लास में शायद ईदों बाद करा दूं, ठीक है। अच्छा चवल सा सवाल है इसलिए ईदों बाद ही करेंगे रिवीजन क्लास में ऐसे। अच्छा, लेकिन आप ट्राई करना चाहें तो बेशक कीजिएगा, उसमें डाटा कुछ अजीब सही है, एक आधा सवाल ऐसे पहले भी एक दफ़ा आया था तो इसलिए ये करवाऊंगा। कोई जुगाड़ शुगाड़ पहले तैयार करूंगा ना ईद की छुट्टियों में बैठ के सुकून से, हैं कोई गोली शोली तैयार करके, गोले तैयार करके, फिर गोली तो 2-3 दिन मिल जाए तो गोले तैयार हो जाते अगर टाइम मिला तो। अच्छा सुने, मुझे एक बात बताएं, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 यूनिट्स अगर हो, ठीक है, और हम रीऑर्डर करें 1425, तो स्टॉक आउट होने के चांसेस क्या हैं, कितना स्टॉक आउट होंगे हम। ये भाई ने सही बोला है, अगर आप लोग और फरमाएं, अगर हमारा यूजेज 1000 है, 1000 kgs है, और हमारा रीऑर्डर पॉइंट जो है, ऑर्डरिंग पॉइंट जो है ये 1425 है, तो क्या स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं। अगर हम 1500 kgs यूजेज कर जाएं, 1500 kgs अगर हमारा यूजेज हो जाए, 1425 जो है हमारा, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या है डिमांड, बोलो डिमांड है ना ड्यूरिंग लीड टाइम, ओके। और ये क्या है प्रोबेबिलिटीज, चलो ये बाद में देखते हैं, ठीक है। डिमांड, सॉरी ये है डिमांड, ये हो, ये तो मेरा रीऑर्डर लेवल है, ठीक है। तो अगर डिमांड 1000 आ जाए
1000 kgs की डिमांड आ जाए तो मेरा रीऑर्डर लेवल 1425 मुझे स्टॉक आउट से बचा रखेगा। इस लेवल पे, इस डिमांड लेवल पे मैं कोई स्टॉक आउट होने के चांसेस मेरे नहीं है। अच्छा, अगर 1500 kgs की डिमांड आ जाए, भाई ये 4th रो में जा इसको मोबाइल रख दे यार, ये मोबाइल रख दो जेब में, ग्लासेस वाले भाई मोबाइल रख दो मोबाइल जेब में, मारना तुम्हारे कान के नीचे आके, तुम मोबाइल ही देख लो, तुम बेशरम आदमी, पढ़ने आओ मोबाइल देखने आयो, कान पकड़ो जरा साथ वाले का, और डर रहा है उससे कान पकड़ते हुए, तुम कान पकड़े, कान को नीचे रख देना इसके। अच्छा जी, अगर डिमांड आ जाए 1500 kgs की ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड आ जाए 1500 की, तो ये रीऑर्डर लेवल हमें स्टॉक आउट से नहीं बचा पाएगा और हम 75 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो जाएंगे, 75 यूनिट्स। और अगर डिमांड हमारी लीड टाइम में 2000 kgs आ जाए तो ये रीऑर्डर लेवल जो है ये हमें 575 स्टॉक आउट यूनिट्स की तरफ ले जाएगा। लेकिन बेटा ये बात कि डिमांड 1000 यूनिट्स की होगी, इसके चांसेस क्या हैं? तो ये अगली चीज़ है प्रोबेबिलिटी। क्या है जी? ये चांस कि मेरी 1000 की डिमांड आएगी ये 35% है। 1500 की डिमांड होगी लीड टाइम में, इसके चांसेस 45% हैं। और 2000 की डिमांड रहेगी, इसके चांसेस, अब यही चांसेस हमारे स्टॉक आउट के भी बन गए। यानी मैं स्टॉक आउट के यूनिट्स अगर निकालूं, ये मेरी वर्किंग वैसे यहीं बन गई है, मैंने वहाँ करनी थी, ठीक है। तो देखो स्टॉक आउट, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे? एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, यही निकालने थे ना। ज़रा हेडिंग पढ़ो, क्या हेडिंग लिखी है उधर? यही है ना। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स जो हैं वो बताओ जी, 0 से स्टॉक आउट होगा इसके चांस 35% है, तो इंटू 35। 75 से स्टॉक आउट होगा इसके चांसेस 45% है, 33 पॉइंट। और 575 से होगा इसके चांसेस एग्जैक्ट, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 148.75, यानी कि 149। ये 148 है, ये 75 भी आप कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वाली वर्किंग हमारी है असल में वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि ये अब जितने सजेस्टेड ROL होंगे उतनी दफ़ा ये वर्किंग करनी पड़ेगी। माजरत के साथ ये 2 हों, 3 हों, 4 हों, ये देखो ना रीऑर्डर लेवल 1425 है, अभी रीऑर्डर लेवल 1600 भी है, तो 3 आए तो आपके होमवर्क में मेरे ख्याल में 3 है जी, 3 दफ़ा आपने ये करना है, ठीक है। ओके, 1000, 450 एक्सपेक्टेड डिमांड, तो आपने ये 3 दफ़ा करना है। चलें, कुछ यार चुप कर जाए, तो तुम लेट आते हो, फजूल बातें करते हो। अभी हमने ये बस 5 मिनट में ख़त्म करो, अगले 5 मिनट में कुछ अहम डिस्कशंस करनी है अपने फ्यूटूरे के बारे में, ठीक है। ये फ्यूटूरे जो कल और परसों के 2 दिन रह गए हैं, हम एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर रहे हैं फ्राइडे को, लेबर ख़त्म करना है, कल फ्राइडे है ना। चुप कर जाओ जी, क्या निकालने लगे हम? एवरेज ना बेटा, स्टॉक आउट यूनिट्स। अच्छा बच्चों चुप कर जाओ ना, इधर देखो प्लीज। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 भी हो सकती है, 1500 हो सकती है, 2000 हो सकती है, ठीक है। अगर मैं रीऑर्डर लेवल जो है वो 1425 का लेके चलूं, यही 2 लेवल्स है ना। अगर मैं रीऑर्डर, नहीं बेटा इधर जरा पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है, क्विकली देखें, अब तो देर नहीं लगेगी। अगर जरा, वो मैं वैसे समझाने लगा था, वहां पे वर्किंग बनती की, मैं कहा चलो कर दो फिर, ठीक है। अगर रीऑर्डर लेवल में 1425 का रखता हूं, ये तो सब में सेम आएगा ना, तो स्टॉक आउट कितने यूनिट्स से हो सकता हूं? स्टॉक आउट कितने यूनिट्स से हो सकता हूं? अगर तो बेटा 1000 की डिमांड, लीड टाइम में 1000 की डिमांड हो तो कोई भी स्टॉक आउट नहीं है, और अगर 1500 की हो तो, और अगर 2000 की डिमांड आ जाए तो 575। लेकिन अगली बात भी तो है, 1000 की डिमांड होगी, इसके चांसेस कितने हैं? देखो ना, ये बात पूरी इस तरह से है,
1000 की डिमांड होगी, इसके चांसेस 35% हैं, और फिर स्टॉक आउट होने के इस लेवल पे कोई चांस, मतलब स्टॉक आउट का यूनिट सिफर है तो इसलिए वो सिफर हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी क्या है जी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन यूनिट्स कितने, तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स कितने आए, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, ये जनाब 0 आ गए। ये मैं ना यही वाली हेडिंग आगे भी यूज कर जाऊंगा। ओके, अच्छा, उसके बाद 1500 यूनिट्स की डिमांड आ जाए, रीऑर्डर लेवल 1425 हो तो इतने से स्टॉक आउट होगा। 1500 की डिमांड आ जाए, इसके चांसेस क्या हैं, इसके चांसेस सवाल ने कहा जी 45% है, तो इसका मतलब 75 यूनिट्स का स्टॉक आउट होने के चांसेस भी कितने हैं, 45% ही हुए ना। बोलो कितना बना, 34। अगर 2000 डिमांड आ गई ना और ये लेवल ही हुआ तो बेटा जी 575 से स्टॉक आउट हो जाएंगे। 2000 की डिमांड आएगी, इसके चांसेस क्या हैं, 20%, तो इसका मतलब 575 यूनिट्स का स्टॉक आउट होने के चांसेस भी क्या हैं, 20%। बोलो 115 भाई ने करा दिया, चलो ठीक है जी, 149 आ गया। चलो ये जनाब आ गया, यही है ना, 149 इंटू 11.4 इंटू 10, भाई कह रहे थे 12 कर लें, कोई कह रहे थे 11 कर लें, जो भी करें दोनों तरफ सेम करें। ओके, हाँ 16986 डन जी, तो यही टोटल आ गया 16986। अच्छा, अब अगर 1600 केजीज रीऑर्डर लेवल सजेस्ट करते हैं तो क्या स्टॉक आउट सेम रहेगा, नहीं ना, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं हेडिंग्स ये यूज कर लूं ऊपर वाली, जी डिमांड 1000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, और 2000 भी हो सकती है। रीऑर्डर लेवल हमारा सजेस्टेड है दूसरे वाला 1600। आपने ये काम घर पे 3 बार करना है, पता है ना आपको अब। अच्छा, अब अगर 1000 की डिमांड हो और रीऑर्डर 1600 हो तो कोई स्टॉक आउट नहीं। पर्चे में जबानी करें बेशक, सिर्फ एक ही लेवल का नजर आ रहा निकलता हो तो कर लें, बहरहाल जरा प्रैक्टिस करते हुए सीख लें ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर शॉर्टकट तो रिवाइज करता ही रहता है बंदा। ठीक है ना। अगर डिमांड 1500 पे भी चली जाए और हमारा रीऑर्डर लेवल 1600 है तो कोई स्टॉक आउट नहीं, और अगर 2000 पे डिमांड चली गई ना तो फिर 400 से स्टॉक आउट होंगे, लेकिन इसके चांसेस हैं 20%, तो 80 ही है टोटल। जी बोलो 91। अच्छा, अब यहां पर ए और बी को टोटल करके बताओ, 13495। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कहेंगे जी रीऑर्डर लेवल 1600 और 175 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक इज द ऑप्टिमम लेवल बिकॉज एट दिस पॉइंट टोटल कॉस्ट्स आर मिनिमम कॉस्ट तो मिनिमम है ना, तो लिख लें, यूं लिखना पड़ेगा आपको, ये जैसे लिखा हुआ है ना, सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल वुड फाइनेंशियली बेनिफिट, तो आप लिखोगे द रीऑर्डर लेवल ऑफ 1600 kgs इज, यहाँ पे यूं रिकमेंडेशन लिखनी है ना, सजेशन बोला उन्होंने, सजेशन लिख दो, कोई बात नहीं होती, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे मेरा दिल करता है जो लिखा हुआ मैं वही लिख दूं। सजेशन क्या है जी, द रीऑर्डर लेवल ऑफ 1600 kgs, 1600 भी एंड पे नजर ना आए थे फिर फायदा। द रीऑर्डर लेवल ऑफ 1600 kgs इज, अंग्रेजी वो वाली उठा लो, आसानी रहती है, वरना यहाँ पे अपने अल्फाज में लिख सकता हूँ लेकिन आप समझा करोगे, आप समझने लग जाओगे कि ये भी अलग कोई काम है अंग्रेजी बनाना, इसलिए मैं वहां से उठाता हूँ लाजमी हर दफा, वहां से पढ़ के मुझे बताओ। इज केजीज वुड बी वहीं से उठाया, फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर NL बिकॉज एट दिस, ये अब आपने अपनी तरफ से लिखना है, बिकॉज एट दिस लेवल टोटल कॉस्ट्स ऑफ सेफ्टी स्टॉक आर मिनिमम।
अच्छा, अगर आप ये भी ऐड कर लें यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है। रीऑर्डर लेवल ऑफ 1600 kgs एंड अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 175 यूनिट्स इज वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल। अच्छा हो जाए अगर ये भी ऐड कर दो तो। एंड इधर ऐड कर लो, एंड 175 यूनिट्स ऑफ सेफ्टी स्टॉक वुड बी बेनिफिशियल। ये जरा ऐड कर लो तो अच्छा, ठीक है। अगला सवाल होमवर्क में कर लोगे ना? अच्छा जी, यार पहले मैं सारी बातें छोड़ के तुम्हारी बात का जवाब दे लेता हूं। अच्छा जी, अब ऐसा है, मुझे कुछ ज़रा ये फरमा दें कि आप हजरात में से कल किस किस की टिकट हुई हुई है? अच्छा एक मिनट, अच्छा आज किस किस की हुई हुई है टिकट? यानी कि ये आज वाले कल तो हैं ना, कल असल में मसला पड़ रहा है। अच्छा कल कितने बच्चों की टिकट हुई हुई है? चलें, किस वक्त की टिकट है मोस्टली? अच्छा अब ऐसा है, मेरी अर्ज़ सुन लें, इसमें अब ऑप्शन ये है कि हम टर्म टेस्ट को कल ही करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा सुन तो लें, लेकिन उसके अंदर अटेंडेंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बहुत ही कम कर रहा हूँ। लेकिन अगर टर्म टेस्ट को आप आफ्टर ईद लेकर जा रहे हैं तो एक तो आप पिंडे पे तेल लगा के आएंगे, फिर इट वुड बी टफ, ठीक है। ज़ाहिर टाइम इतना मिल रहा है तो समझो पूरा पेपर ही लेना चाहिए, फिर आपका ऐसे गुस्से वाला पेपर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आफ्टर ईद अगर इसको करेंगे तो एक तो ये काफ़ी टफ होगा, लेकिन फिर उसमें मैं आपको रिवीजन प्लान दे दूंगा ईद का दिन और उससे अगला दिन चलो याशी का निकाल लेना, उसके अलावा कुछ पढ़ना और कुछ याशी, मिक्सचर चलता रहे। तो इसको मैंने अभी किसी से मशवरा नहीं किया, लेकिन मैं अब ये जाके कर लेता हूँ मशवरा, ठीक है। अब ये टर्म टेस्ट आफ्टर ईद तो चला जाएगा, लेकिन अब कल आप ख़वातीनों हजरात को मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास भी देनी पड़ेगी आप सबको। ये एक्स्ट्रा क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास, नॉर्मल क्लास हमारी चलेगी, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ वजह भी बताता हूँ, पहले सुन लें, ठीक है। नॉर्मल क्लास हमारी जो 7 टाइम में वो वाला लिख रहा हूँ जो है, अच्छा 7:10 से 8:40 टाइम है, ये तकरीबन 7:20, अच्छा यार ये लो यार वही लिख देता हूँ, 7:20 से 8:50। अब घड़ी जो है वो कह रही है 9:55, तो 8:55 तो अभी हो गए हैं। अच्छा चलें कोई बात नहीं, बहरहाल ये जो नॉर्मल क्लास है ये तो अपने हिसाब से ही होगी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लास है ये एक्स्ट्रा नॉर्मल क्लास है। ये एक्स्ट्रा नॉर्मल इसलिए लिख रहा हूँ कि बच्चे ये ना समझे कि यहाँ पे कोई फारिग कुछ काम करना है। असल में मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ख़त्म है, कोई छोटी मोटी चीज़ जो थेरी शेरी या कोई आगे पीछे कोई सवाल रहता है तो वो मेरी स्टपनी है, मैं कहीं पे फिट करूँगा, हो सकता है हफ्ते वाले दिन एक सवाल उसमें से करा के और लेबर को ही, असल में मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कल लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में जो टेक्निकल मोस्ट टेक्निकल चीज़ थी वो तो हमने कर ली हुई है, लर्निंग कर्व, उस पर 3 दिन लगते हैं, हमने 3 दिन लगा लिए। उसके अलावा प्योर सिर्फ लेबर के ऊपर 3 से 4 दिन लगते हैं, 3 भी लग सकते हैं, लेकिन मैं वैसे नॉर्मली प्रोविजन रखता होता हूँ 3 से 4 दिन, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ कल की नॉर्मल क्लास में और सैटरडे की नॉर्मल क्लास के अंदर आपको पढ़ाऊँ तो ये बिल्कुल ही दरमियान में रह जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत कोशिश कर लें तो कम से कम ये कंक्लूड हो सकता है। एक टॉपिक दरमियान में छोड़कर ईद पे जाना वो उस टॉपिक को भूलने वाली बात होती है। एक तरफ कंक्लूड हो जाए, उसके क्वेश्चंस रिवीजन के आपके पास हों। ईद की 6 छुट्टियों में से आपने 2 छुट्टियां ईद मनानी है, 3 छुट्टियां मिक्सचर करना है। एक दिन चलो आने जाने का मिलाकर लगा लो, यानी कि आधा दिन एक जाते हुए आधा दिन आते हुए लग गया ना, तो बाकी 5 दिन में से 2 दिन प्योर अय्याशी करें, तो बाकी के 3 दिन में आप अय्याशी प्लस पढ़ाई करें, तो आपको काम करने तो कुछ हो। अब आपके पास जो है वो बहरहाल बहरहाल ये तो सारी बातें मेरी है, दो तो सोच चल रही होती है, ये हो जाए वो हो जाए। आज FAR 2 वालों को बुला रहा हूँ क्योंकि उनका मसला ये है, आज उनको एक्स्ट्रा इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि अब अगर वो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो उनकी बैलेंस शीट जो कंसोलिडेशन की चल रही है, जो बच्चे मेरे पास बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको उनका जहन बना रहा हूँ पहले से ही, उनकी कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट पूरी नहीं हो पानी। सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लास लग जाए तो ईद के बाद फिर इनकम स्टेटमेंट पे जा रहे होंगे, तो ये चीज़ें बहरहाल करनी पड़ती हैं। तो एक्स्ट्रा नॉर्मल क्लास होगी इंशाल्लाह, कल जुम्मा है ना, तो 2:15 शुरू कर लेंगे, इससे लेट मैं नहीं कर, इससे जल्दी कर नहीं सकता, ठीक है। 2:15 से 3:15 और ठीक है जी। तो जो मैं निकलने किसी को नहीं दूंगा।
4 बजे तक ही जाएगी सर कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि ये 4 बजे तक ना जाए। और दूसरी बात ये है कि 2:15 बजे से ऊपर मैं कर नहीं सकता, वरना आप लोगों के लिए मैं ये क्लास एक्स्ट्रा वाली जल्दी करता, ठीक है। तो अब कितने बच्चे न्यूजीलैंड आने लगा जे कितने बच्चे जो हैं वो ये दोनों क्लासेस लेंगे, बिकॉज इसमें लेबर कॉस्टिंग होगी, दोनों क्लासेस दोनों। कितने बच्चे एक्स्ट्रा वाली क्लास नहीं ले पा रहे? जेन्युइन रीज़न है? चलें ये मैं अपलोड करूंगा, लेकिन इसमें आप सुन लें, इधर भी नॉर्मल, इधर सिर्फ नॉर्मल क्लास होगी। हफ्ते वाले दिन तो बिल्कुल ही मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं ना ले सकता। बेटा आप ये क्लास किसकी ये चल रही है इस वक्त? कॉस्ट की ना? हाँ, अब वो सुन लो फिलहाल। अच्छा, ये 3 क्लासेस हैं। इन 3 क्लासेस में मैं लेबर कॉस्टिंग को ख़त्म करूंगा। अगर बच्चों ने मसले की वजह से नहीं आना, इस एक्स्ट्रा क्लास में कम आना है, तो कोई बात नहीं, फिर जब उन्होंने सुनना ही ऑनलाइन है तो ये 3:45 की बजाय 4, 4:15 भी हो सकती है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे जी? लेबर कॉस्टिंग। ओके, लेबर कॉस्टिंग हमने कौन सा करना है जी? लेबर कॉस्टिंग विदाउट लर्निंग कर्व, क्योंकि वो हम कर चुके हैं। तो ये लर्निंग कर्व के अलावा लेबर कॉस्टिंग 3 से 4 दिन लेता है। हम कोशिश यही करेंगे कि 3 में ही हो जाए। जो कमी बेशी ज़रा करनी होगी वो इस क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है आपके साथ। हाँ, ये आप मेरे साथ क्योंकि ये वाला फेवर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये वाला फेवर भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा सुने, टर्म टेस्ट तैयार है मेरे पास ऑलमोस्ट, लेकिन मैं ये समझता हूँ बेटा, देखें ये कोई खाना पूरी नहीं है, ये कोई खाना पूरी नहीं है। टर्म टेस्ट हुआ जी, कॉलेज में हुआ जी, क्लास का हुआ जी, हुआ था। टर्म टेस्ट कॉलेज में हुआ था, साथ वाले का हुआ था। तो टर्म टेस्ट में अगर मतलब कोई 15-20 बच्चे अपीयर हों तो ये फिर इसका मकसद फौत हो जाएगा। इस वक्त मैं सेफली स्पीकिंग आपसे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये बड़े बड़े टॉपिक्स 2, ठीक है। स्टैंडर्ड और प्रोसेस 2 बड़े टॉपिक, और तीसरा सीवीपी। अच्छा, 2 पक्के वाले कर लो और 1 चांस वाला कर लो, मिला जुला कर को 30 से 35 नंबर का पेपर हमने सिर्फ पढ़ना है। अभी 35 कर लो, हद मैक्सिमम 35 नंबर का, मतलब 65 पढ़ गए। तो ये 65 नंबर का टेस्ट है। अगर आप ये अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो भाई आपके पास होने के चांसेस 65% हैं ओवरऑल भी। डिसीजन मेकिंग तो बेटा सीवीपी भी है, फिर डाल दूं सीवीपी। डिसीजन मेकिंग तो सीवीपी में भी है जी, मैंने कहा था ना, तो वो गलत आपको लगा था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो वैसे ही था बाय द वे, लेकिन अब तो लेबर कॉस्टिंग भी है। ओके, तो ये अराउंड 65 to 70% सिलेबस है आपका। अब इसमें मैं आपको रिवीजन प्लान दूंगा, जो चैप्टर रह गए उनका भी रिवीजन प्लान क्या हो, वही सवाल है जो साथ साथ देता रहा हूँ, वही वाले सवाल है, ठीक है। तो उनमें जो टॉपिक्स, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लेबर ऐड होगा, ये क्वेश्चंस भी ऐड हो जाएंगे। खूब तैयारी करके आना। ये मैं देख लूँगा कि वो आपका टर्म टेस्ट लेना किस दिन है, वो मैं संडे को ही शायद ले लूँ। आपका संडे ऑन है ना? ईद के बाद वाला संडे ऑन है, ठीक है। तो सैटरडे को अवाम ने नहीं आना तो बेटा फिर उसके बाद वो अवाम क्लास में नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है ना। बस ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।